हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो जीएस का पार्ट है। उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जहां से आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि आपको मिलना ही मिलना है, अगर इतनी तैयारी आप करके रखते हैं तो। ठीक है, तो आप देखिए जो चैप्टर है वो है हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य और बीमारियां। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी परीक्षा उठा करके देख लीजिए, उसमें जनरल स्टडी का अगर पेपर है तो वहां पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्लासिकल टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे जो आधुनिक चिकित्सा के जनक इनको माना जाता है तो हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न जो फादर मेडिसिन है वो हिप्पोक्रेट्स हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ये हिप्पोक्रेट्स हैं। क्यों? इन्होंने एक सर्वप्रथम निबंध लिखा हुआ था और जिसमें उन्होंने रोगों को प्राकृतिक कारणों से जोड़ करके बात की थी। ठीक है, तो रोगों को प्राकृतिक कारणों से जोड़ करके वैज्ञानिक चिकित्सा की नींव रखी थी। इसीलिए इनको जो आधुनिक चिकित्सा का जो मॉडर्न मेडिसिन है इसका जनक कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि भारतीय चिकित्सा के जनक, तो ये धन्वंतर महोदय हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में जो पहला मेडिकल कॉलेज है वो कोलकाता में खोला गया था और भारत के प्रथम एमबीबीएस ये वीसी राय यानी विधान चंद्र राय साहब हैं। ये 1 जुलाई इनका जो जन्म दिवस है उसी को चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 जुलाई चिकित्सा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में? पीसी राय, विधान चंद्र राय। होम्योपैथिक के अगर जनक की बात करें तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ये होम्योपैथिक के जनक हैं। योग सूत्र के जनक की अगर हम लोग बात करें तो पतंजल है। और इसी तरीके से भारत के प्रथम फिजिशियन इनको चरक। ठीक है, तो जिन्होंने चरक संहिता भी लिखा हुआ था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम फिजिशियन वो चरक को माना जाता। इसी तरीके से भारत के प्रथम सर्जन, ठीक है, जो शल्य चिकित्सा के हैं वो सुश्रुत है। ठीक है, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा हुआ था। 1 जुलाई मैंने बताया, 1 जुलाई 1962 को पहली बार राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। और रुडोल्फ विर्चो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रुडोल्फ विर्चो, इनको आधुनिक रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। ठीक है, क्लियर रहे, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, तब वहां पर आपका नाम आ जाएगा हिप्पोक्रेट्स। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, आधुनिक रोग विज्ञान के जनक, तो वहां पर रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, रोगों की बात कर रहे हैं, तो डिजीज कॉजिंग एजेंट क्या क्या है। ठीक है, कैसे डिजीज, किसी व्यक्ति को कैसे डिजीज हो जाती है, इसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें सबसे पहले एक होता है बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, जिसको जैविक कारक कहते हैं। एक एजेंट है जिसको केमिकल एजेंट कहते हैं, रासायनिक कुछ कारक होते हैं। समटाइम्स कभी कभी फिजिकल एजेंट्स कुछ होते हैं, भौतिक कारक होते हैं। और समटाइम्स मैकेनिकल एजेंट्स भी कुछ ऐसे होते हैं, यांत्रिक कारक हैं। और कभी कभार ज्यादातर केसों में क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स एजेंट्स यानी पोषक कारक भी हैं। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरीके से 5 जो रीजन्स हैं, 5 एजेंट्स हैं जो है, जिनकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं शरीर के अंदर में। अब हम लोग एक एक करके एक एक कारक पर चर्चा करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैविक कारक पर कि कब व्यक्ति को बीमारी होती है। तो जैविक कारक में यानी जिनके अंदर में जीव हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और जो परजीवी हैं, ये ऐसे 5 हैं जिनको हम जैविक कारक के रूप में जानते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया है, कौन सी फंगल है, कौन सी वायरस से होती है, कौन सी प्रोटोजोआ और कौन सी परजीवी से होती है। हम लोग जैविक कारक की बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं टीबी की, तो टीबी क्या है, माइक्रो बैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया है, उससे हो जाता है। कॉलरा की बात करें तो विब्रियो कॉलरी। मलेरिया की अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। ये क्या करता है, ये मलेरिया परजीवी को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और ये मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलने का काम होता है। ठीक है, और इसी में अगर हम लोग बात करें एड्स, एचआईवी, जैसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये कई बार पूछा जाता है कि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। या एड्स का फुल फॉर्म आ जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपका पार्ट हो गया एड्स का, और एचआईवी का हो गया। तो ये क्या है, ये यहाँ पर कारक है, आप देख पा रहे हैं कि जैसे माइक्रोबैक्टीरियम,
तो ये बैक्टीरिया से, कालरा बैक्टीरिया से, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ से, यहाँ पर वायरस से, ठीक है, एड्स। तो ये क्या है, ये जैविक कारक हैं। अब इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें रासायनिक कारकों की, रासायनिक कारक क्या, इनके बारे में भी और भी हम लोग आगे डिटेल में भी बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां जो बैक्टीरिया से हो रही हैं, डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। डिटेल में बात करने का मतलब जितना आपसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत अंदर में नहीं जाना है, लेकिन कोई चीज छोड़नी भी नहीं है, आपको यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जाए। इसी तरीके से रासायनिक कारक की बात करें, अभी तक तो ये जो बैक्टीरिया, वायरस यानी जीव के रूप में कुछ जीव हमारे बॉडी के अंदर में इंसेक्ट हो जाते हैं, जिनके कारण हो जाता है, तो वो जैविक हो गया। रासायनिक मतलब कुछ केमिकल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर में बिगड़ जाता है, जिसके कारण हमें बीमारी हो जाती है, जैसे यूरिया की मात्रा ज्यादा कम होना, ठीक है, यूरिक एसिड की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा, एसिड बढ़ जाना, विषैले पदार्थ अगर कोई चले गए हैं, ठीक है, जैसे एसिड विषाक्तता किसी को होगी, या फूड पॉइजनिंग हो गई है, दवा का दुष्प्रभाव कोई हो गया, जहरीले रसायन हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब रासायनिक कारक हैं, ठीक है। जैसे सांप का वेनम हो गया, ये किसी को हो गया, तो वहां पे क्या, वो रासायनिक कारक के अंतर्गत है। अब हम लोग बात करेंगे भौतिक कारक का। तो भौतिक कारक में कभी सर्दी ज्यादा हो गई, कभी गर्मी ज्यादा हो गई, कभी धूप ज्यादा हो गई, विकिरण, रेडिएशन है, बिजली है, ये सब क्या है इनके कारण, जैसे सनबर्न, ठीक है, त्वचा जल गई, हीट स्ट्रोक हो गया, ठीक है, फास्ट बाइट हो गया, बहुत ठंडा पड़ गया, शरीर शून्य पड़ गई, ठीक है। तो ये वो कारण है जिनको हम भौतिक कारक भी कहते हैं, ठीक है। हीट स्ट्रोक आम बात है, आपने देखा होगा कि जब गर्मियों में भयंकर लेवल पे हो तो वहां पर हीट स्ट्रोक हो जाता है, ठीक, सनबर्न हो गया। तो ये कि अब हम लोग बात करेंगे यांत्रिक कारक की। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि आदमी, कोई ऐसा कारक नहीं है लेकिन चल रहा है, फिर रहा है, चोट लग गया, तो चोट लगना, कट गया, मोच हो गया, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, इसके उदाहरण के रूप में हम लोग कहेंगे स्प्रेन, जैसे मसल्स खींच जाती है, ठीक है, लिगामेंट इंजरी हो गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, तो ये सब यांत्रिक कारक हैं जिनके कारण भी व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे पोषक कारक की। तो पोषण की भी कमी, कोई विटामिन की किसी को कमी हो गई, किसी को कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, किसी को प्रोटीन की कमी हो गई, किसी को वसा की कमी हो गई, कोई कमी हो गई तो इससे माल न्यूट्रिशन हो गया, कुपोषण हो गया, एनीमिया हो गया, रिकेट्स हो गया, क्वाशरकोर हो गया, मेरस्मस, ये बार बार पूछा जाता है। अभी जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिकेट्स, इसको सूखा रोग भी कहते हैं, ठीक है। अब सूखा रोग है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। क्वाशरकोर है, ये आपका प्रोटीन की कमी से हो गया, ठीक है, कि प्रोटीन की कमी हो गई। तो मेरस्मस है, तो यहाँ पर क्या है, उसको माल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन की तो कमी है ही, लेकिन इसके अलावा अन्य पदार्थों की भी कमी हो गई, ठीक है। तो केवल प्रोटीन की कमी तो क्वाशरकोर हो गया, मेरस्मस की जो कमी है और भी प्रोटीन के अलावा भी अन्य जो मतलब अगर उसको खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है तो वो मेरस्मस उसको हो गया, एकदम जीर्ण शीर्ण जो है व्यक्ति हो जाता है उसमें, ठीक है। मतलब छात्रों यहाँ पर स्पष्ट है कि जब एकदम बिल्कुल जीर्ण शीर्ण बच्चा दिखने लगे, एकदम उसका कंकाल तंत्र के रूप में दिखने लगे, तो वो क्या हो जाता है, वो उसको मेरस्मस हो जाता है, यानी एकदम बिल्कुल शरीर एकदम। लेकिन क्वाशरकोर में क्या होता है कि जब बच्चा रहता है लेकिन ये इसका जो पेट है वो फूला हुआ रहता है और उसके हाथ पैर पतले पतले होते हैं, लेकिन पेट फूला हुआ रहता है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो क्वाशरकोर हो जाता है, बेसिकली उसमें प्रोटीन की कमी होती है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं रोगों के प्रकार की, क्योंकि सीधा सीधा हम लोग आ जाएं कि रोग कैसे कैसे होते हैं। अभी तो हम लोग एजेंट की बात कर रहे थे, लेकिन टाइप्स ऑफ डिजीज, पूरी बीमारियों को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक जन्मजात रोग यानी कॉग्निटिव, और दूसरा जो है उपार्जित एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। तो कॉग्निटिव डिजीज को हम लोग जानेंगे कि जन्मजात यानी जो जन्म से ही उपस्थित होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, ये कभी कभी पूछा जाता है इसमें जन्मजात बीमारी कौन सी है, तो डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, जो मंदबुद्धि। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, ठीक है, जिसमें जब कहीं पर कट जाता है तो रक्त नहीं रुकता, तो हीमोफीलिया। वर्णांधता, यानी जिसमें जो व्यक्ति लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता, तो ये वो बीमारियां, डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिनको हम क्या कहते हैं, जो जन्मजात रोग हैं। ये अनुवांशिक दोष के कारण, डीएनए से ही, गर्भावस्था के समस्या के कारण ही ये उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर पर बात यहाँ पर करेंगे उपार्जित रोग की, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। ये क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है छात्रों। एक संक्रामक रोग होता है, इन्फेक्शियस डिजीज जिसको कहते हैं, अर्थात एक व्यक्ति एकदम ठीक है लेकिन एक संक्रमित व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोगजनक है, पैथोजेंस हैं, वो उनके द्वारा फैल जाते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया किसी व्यक्ति को है
उसने वोमिटिंग कर दिया, दूसरे के पास चला गया, ठीक है। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, क्रीम, इनके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में चला गया, ठीक है। और जैसे अब इसी में जैसे संक्रामक रोग में अब हम लोग जो बीमारियां हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से, इनको एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी बीमारी वो बैक्टीरियल है, कौन सी वायरस वाली है, ये पूछा जाता है, या कभी कभी डिटेल में जाकर के पूछते हैं कि किस वायरस से ये बीमारी होती है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले खसरा यानी मीसल्स वायरस, ठीक है। तो खसरा हो गया। पोलियो, ये क्या करता है, ये पोलियो वायरस होता है। रेबीज, ठीक है, तो रेबीज वायरस कभी कभी पूछा जाता है कि रेबीज कैसे हो जाता है, तो भाई कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, घोड़ा है, इनके सबके काट लेने से, बंदर है, इनके सबके काट लेने से रेबीज होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि घोड़ा के काट लेने से, तो हाँ ये बिल्कुल सही है कि घोड़े के भी काट लेने से रेबीज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना इजी। तो ये सब बीमारियां कैसी हैं, वायरस से होने वाली बीमारियां, इसको ध्यान रखना है। अब इसी में बात करेंगे चेचक। तो चेचक भी दो प्रकार का है, एक स्मॉल पॉक्स है, छोटी माता, और एक चिकन पॉक्स है, ठीक है, बड़ी। तो यहाँ पर स्मॉल पॉक्स, इसको क्या है, ये वेरियोल वायरस से लिया गया, ठीक है। तो वेरियोल वायरस, और उसके बाद में वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये क्या है, चिकन पॉक्स के लिए। तो चिकन पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, वेरिसेला जोस्टर, जबकि स्मॉल पॉक्स के लिए वेरियोल वायरस, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है, आपको मेमोराइज रखना है। अब इसी में क्या आ जाता है, एड्स, मैंने बताया था कि एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो है ये एचआईवी का ये एक रेट्रोवायरस है, ठीक है। यानी और ये क्यों हो जाता है, ये अपने आप में रिवर्स करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। ये क्या है, ये फैलाव क्या हो जाता है इसमें, इसमें जो व्यक्ति के जब कभी एचआईवी किसी को हो जाता है, तो जो उसकी इम्यूनिटी है, ठीक है, इम्यूनिटी स्ट्रांग, जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसका फेल हो जाता है, व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है, जिससे जो उसको व्यक्ति को कोई भी रोग हो जाता है तो कभी ठीक नहीं होता। कैसे हो जाता, असुरक्षित यौन संबंध से, जो संक्रमित रक्त है उससे, कोई सुई यूज किया है, या माता से बच्चे को, ठीक है, हो जाता है। इसी में हम लोग बात करेंगे मम्स की। तो मम्स, इसको गलसुआ भी कहते हैं, ये मम्स वायरस के कारण होता है, ठीक है। रूबेला, रूबेला ये रूबेला वायरस के कारण होता है। हर्पीस, ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। तो HSV1, 2 ऐसे करके इसके अलग अलग जो है वायरस के वो है। कॉमन कोल्ड, जो जुकाम हो जाता है, ये राइनो वायरस से होता है, ठीक है। किसी को देखते होंगे जैसे छींक आ गई और उस व्यक्ति ने दूसरे के पास में छींक दिया, तो उसके पास भी वायरस पहुंच गया। तो कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, ठीक है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये हर्पेस वायरस से लगता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस बी। और डेंगू, ये डेंगू वायरस से। तो DNMB 1, 2, 3, 4 इसके कई हैं, कई एजेंट ऐसे फैलते रहते हैं। ये एंडीज, जो एंडीज एजेप्टी मच्छर है, उसी से जो है डेंगू फैलता है। तो ये याद रखना है कि एंडीज एजेप्टी जो मादा मच्छर है, उसी से भी जो है ये डेंगू फैलता है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी जो हेपेटाइटिस वगैरह, इसका टीका भी लगता रहता है छात्रों। तो ट्रिपल एंटीजन का एक आता है कि ट्रिपल एंटीजन, तो ट्रिपल एंटीजन का टीका जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको कहते हैं DPT। तो कभी कभी ट्रिपल एंटीजन में DPT, यानी इसको कहते हैं डिप्थीरिया, ठीक है, पर्टूसिस, और यहाँ पर टिटनेस। तो ये भी एक आ जाता है डिप्थीरिया। ये किस लिए लगता है ट्रिपल एंटीजन का टीका, डिप्थीरिया। फिर P से पर्टूसिस, पर्टूसिस, इसको इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, पर्टूसिस। पर्टूसिस हो गया। और उसके बाद में ये, इसको पर्टूसिस हुपिंग कफ इसको कहते हैं, ठीक है। एक चीज इसको याद रखना है, इसको हुपिंग कफ भी कहा जाता है। पर्टूसिस को क्या कहते हैं, हुपिंग कफ, हुपिंग कफ, ठीक है, काली खांसी जो आती है, ठीक है। और साथ ही साथ में टिटनेस, ठीक है, टिटनेस का टीका, ठीक है। तो तीन चीजें होगी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस। ये जन्म के बाद में बच्चे को जो लगता है वो DPT का टीका लगता है। कई बार पूछा जाता है, कुछ वायरस वाली बीमारियां उनसे बचने के लिए। साथ ही साथ में एक ट्रिपल एंटीजन में एक आता है MMR, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
MMR का टीका। ये क्या होता है? मीसल्स, ठीक है, मीसल्स। मीसल्स हो गया, एक हो गया मम्स, मम्स हो गया, और एक हो गया रूबेला, रूबेला। तो मीसल्स, मम्स, रूबेला, ये तीन चीजें भी ट्रिपल एंटीजन के अंतर्गत आती हैं। इनको भी जब जन्म होता तो जन्म के 7-8 महीने के अंदर में इसको, तो मम्स, मीसल्स, मम्स, रूबेला, ये आपका जो जन्म के तुरंत बाद लग जाता है वो डीपीटी का टीका लगता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, और यानी घर बच्चे को जन्म के घर ले जाने के पहले पहले ही इस टीकों को लगा देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग बात करेंगे, चूंकि ये सब वायरल चीजें हैं जो आपको बॉडी में इंजेक्ट करा दी जाती हैं, उसके बाद में ये लाइफ टाइम के लिए आपको प्रोडक्शन करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जैसे हैजा, जिसको कॉलरा कहते हैं, तो विब्रियो कॉलरा नामक जो है बैक्टीरिया उसके कारण होता है। इसी में बात करेंगे पेचिस, जैसे कभी कभी होता है कि पेचिस किसी को व्यक्ति को हो जाती है, ठीक है, दस्त जिसको कहते हैं, तो डिसेंट्री या डायरिया इसको भी बोला जाता है। तो डिसेंट्री या डायरिया ये क्या होता है? ये सीगेला नामक बैक्टीरिया है, उसके कारण होता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब देखिए इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखते हुए चलना। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है? टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, किसी किसी व्यक्ति को खराब पानी पिया, दूषित जल से टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड किसके कारण हो गया? साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। टिटनेस, टिटनेस ये बैक्टीरिया से कैसे, जो रस्टिंग पदार्थ होते हैं जैसे लोहे हैं और उसमें रस्ट लगा हुआ है, ठीक है, जंग लगा हुआ हो, उससे टिटनेस हो गया। तो उसको वो जो बैक्टीरिया उसका वो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया है। निमोनिया किसी को देखते नहीं, निमोनिया हो जाता है, उसका लंग्स जो है उससे प्रभावित, वो डिप्लीकोकस निमोनी, ठीक है, तो डिप्लोकोकस निमोनी ये बैक्टीरिया है, रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए। इसी तरीके से टीबी, ठीक है, टीबी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। तो टीबी जो है ये किसके कारण हो जाता है? ठीक है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यह बीमारी जो है ये बैक्टीरिया ये टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग बात करें कि टीबी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो भाई 24 मार्च को, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे 24 मार्च जो है जो राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसी दिवस पे 24 मार्च को ये 1882 से मनाया जा रहा है, क्या ये आपका बैक्टीरिया टीबी दिवस, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। एक रॉबर्ट कोच महोदय हैं, ठीक है, रॉबर्ट कोच, और इन्होंने क्या किया था? एक टीका बनाया हुआ था इसके उपचार के लिए, ठीक है, तो कॉलरा, एंथ्रेक्स और टीबी, कॉलरा, एंथ्रेक्स और टीबी, जो टीबी बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसको तपेदिक भी कहते हैं। तो टीबी को क्या कहते हैं? तपेदिक भी, तो याद रखिएगा ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक। इस बीमारी के लिए क्या किया गया? ये आपका जो है इसके लिए रॉबर्ट कोच महोदय ने क्या किया कि बना दिया टीका, ठीक है, इसको दवा बना दिया, कॉलरा, एंथ्रेक्स और तपेदिक के लिए ये टीका खोजा। अब उसी में एक बात आ जाता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसके कारण होता है? तो कैर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है, कैर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई ये इसके कारण होता है। ये प्लेग जो है, प्लेग ये एर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, पेस्टिस, तो एर्सेनिया पेस्टिस ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है प्लेग के लिए। और प्लेग किससे फैलता भाई? जो छोटी सलाका होती हैं, यानी चूहों पर पाए जाने वाले जो पिस्सू होते हैं उनके कारण होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चूहों पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे पिस्सू होते हैं उनके कारण उत्पन्न होता है आपका। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ प्रोटोजोआ हैं जिनसे होने, जैसे अमीबियासिस, ठीक है, ये आंव जो खूनी आंव पड़ने लगती है, ठीक है, जिसको अमेबिक पेचिस भी कहते हैं, अमेबिक डिसेंट्री कहते हैं, ये एंट अमीबा, ठीक है,
एंट अमीबा नामक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण खूनी जो है पेचिश होने लगती है, डिसेंट्री होने लगती है। ठीक है, इसी में बात करेंगे मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, मलेरिया के लिए। इसी में स्लीपिंग सिकनेस की बात अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है कि मलेरिया मैंने एक बार आपको बताया कि ये किसके कारण होता है, जो फीमेल एनाल जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है उसी के कारण होता है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज, ये याद, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसी के कारण जो है ये जो है फैलने का काम करता है। ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम लेकर के जाता है, मलेरिया का प्लाज्मोडियम, ठीक है, वही जो है फैलाता है। इसी में स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो क्या होता है, ट्राइपैनोजोमा, ट्राइपैनोजोमा ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्लीपिंग सिकनेस के लिए, जिसको निद्रालु व्याधि कहते हैं। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस अर्थात निद्रा में, तो ट्राइपेनोजोमा ये जो है अफ्रीका के अंत में सबसे पहले पाया गया था, वहां पर स्लीपिंग एक सीसी मक्खी पाई जाती है छात्रों। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो सीसी मक्खी के कारण ये तेजी से फैलता, अफ्रीका में विशेष रूप से पाई जाती है, इसको ध्यान। अब इसी में एक आ जाता है काला बाजार जिसको डमडम फीवर कहते हैं। ठीक है, तो दमदम फीवर, दमदम फीवर बुखार, जो दमदम बुखार है इसको काला जार यानी इसको लैशमेनिया डोनोवानी, इसको क्या कहते हैं, लैशमीनिया डोनोवानी, इसके प्लाज्मोडियम को लैशमीनिया डोनोवानी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये किसके कारण, इसका जो फैलाव है वो बालू मक्खी लेकर के जाने का काम करती है। तो ये याद रखिएगा, दमदम फीवर जो है वो बालू मक्खी ले जाती है और जो आपका मादा एनाफ्लीज है वो सीसी मक्खी, तो ये दोनों चीजें। इसी में यौन शोथ, ठीक है, वेजिनाइटिस, तो वेजिनाइटिस ये ट्राइकोमोनास वेजिनेस, ठीक है, वेजिनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नामक जो है प्रोटोजोआ वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कृमियों से होने वाले, ठीक है, जो क्रिम है इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इसमें देखेंगे सबसे पहले एस्कियारिसिस, ठीक है, तो एस्कार्सिस नामक जो है कृमि है, फाइलेरिया जिसको हाथी पांव कहते हैं, ठीक है, फाइलेरिया हाथी पांव, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको वुचेरिया, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये किस कारण के हो जाता है, वुचेरिया, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक आ जाता है अस्थमा, ठीक है, अस्थमा, कभी कभी कुछ लोगों को क्या हो जाता है अस्थमा, तो ये भी एक प्रकार की बीमारी है जो कवक द्वारा फैलने का काम करती है, तो ये भी ध्यान रखना, अस्थमा किसके द्वारा, कवक के द्वारा। इसी में बात करेंगे एथलीट फुट, ये हाथी पांव या फाइलेरिया या इसी को एथलीट फुट भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है, एथलीट फुट ये बीमारी हो जाती है इसके कारण, कवक के द्वारा। इसी में एक आ जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा आजकल एक आम बीमारी चली है बाल्डनेस, बाल्डनेस जिसको कहते हैं छात्रों गंजापन, ठीक है, तो याद रखिएगा गंजापन भी जो है ये भी इससे कृमियों से होने वाली एक प्रकार की बीमारी है। कृमियों से क्या, गंजापन जो है कवक से, फंगी से होने वाली, कवक, ठीक है, तो याद रखिएगा कवक से होने वाली बीमारी है, तो ये जो है थोड़ा सा इसको सबको ध्यान रखने की जरूरत है। इसी में टेप वर्म, हुक वर्म, ये सब क्या है, कृमियां हैं, ठीक है, जो पेटों में हो जाती हैं, पैर में हो जाती हैं, तो टेप वर्म, हुक वर्म इस प्रकार की बीमारियां भी जो है ये कृमियों के कारण हो जाती हैं। ठीक, इसको दोनों याद रखना है। तो भाई छात्रों यहाँ पर हम लोग जो है इन सब चीजों को जाने, दो दो चीजें और भी हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं। रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो लुई पास्चर महोदय ने, ठीक है, रोगों का रोगाणु की कोई भी रोग रोगाणु सिद्धांत पर काम करता है तो लुई पास्चर, और रॉबर्ट कोच मैंने बताया था कि जर्मन चिकित्सक और सूक्ष्म विज्ञानी जिनको आधुनिक जीवाणु विज्ञान जो बैक्टीरियोलॉजी का, ठीक है, तो बैक्टीरियोलॉजी का जनक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी के संस्थापक फाउंडर कौन है, रॉबर्ट कोच है, ठीक है। इन्होंने कुछ खोज की थी, कौन कौन सी चीजें खोज की थी, सबसे पहले तपेदिक टीबी के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ एंथ्रेक्स और कॉलरा, इन तीनों चीजों की बैक्टीरिया की खोज की और उनको उनका वैक्सीन बनाने का काम किया था। तो तपेदिक जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ठीक है, टीबी, इसकी खोज किया था 24 मार्च 1882, ठीक है, और
कोच ने तपेदिक के कारण बनने वाले बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की थी, इसकी खोज की थी, इसीलिए 1905 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इन्हीं की वजह से क्या है, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रखना है आपको। एंथ्रेक्स की बात की जाए कि एंथ्रेक्स नामक इस जीवाणु की जो खोज किए थे, इसको सिद्ध करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और सूक्ष्म एक विशिष्ट बीमारी का बताया उन्होंने, एंथ्रेक्स के जीवन चक्र का भी अध्ययन किया था और बैसिलस एंथ्रेसिस ये जो बैक्टीरिया है इसकी खोज की थी। हैजा की जो बैक्टीरिया है इसकी भी, विब्रियो कॉलरे, इसकी भी पहचान करने का काम किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से संक्रामक रोग हम लोगों ने चर्चा किया। संक्रामक के बाद में अब हम लोग असंक्रामक रोग यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात करेंगे। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब हो गया जो जिसके पास रहता है उसी के पास रहता है, फैलता नहीं। जैसे मधुमेह, डायबिटीज किसी को है, कैंसर है उसी के पास, रक्तचाप है वो भी, ब्लड प्रेशर की, तो ये क्या है, ये जिसके पास रहता है उसी के पास, वो फैलता नहीं। तो अगर हम लोग बात करेंगे डायबिटीज का, तो ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। होता क्या इसमें, बार बार पेशाब, कमजोरी, इस तरीके से। कैंसर का जो कारण है वो अंकोजीन्स है। ठीक है, अंकोजीन्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैंसर के लिए। और ये इसके कारण क्या होता है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन हो जाता है। यानी कहीं पर जब लगातार अनियंत्रित रूप से कोशिकाएं विभाजित होकर के फैलने लगती हैं तो वहां पर कैंसर का बन जाता है। ठीक है, तो अनियंत्रित विभाजन यहाँ पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कई प्रकार का हो सकता है, जैसे ल्यूकीमिया अगर बात करें जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर। ठीक है, तो ल्यूकीमिया यानी जिसको हम लोग ब्लड कैंसर की अगर बात करते हैं, ल्यूकीमिया जिसमें WBC क्या होता है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी कभी WBC की मात्रा बहुत ज्यादा, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाता है तो वहां पर ल्यूकीमिया, लंग ऐसे लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर, इस तरीके से चीजें इसमें हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ विशेष रोग और उनके कारण, जैसे गोनोरिया। ठीक है, अब गोनोरिया इसका कारण क्या है, नाइजीरिया गोनोरी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है गोनोरिया के लिए। सिफिलिस ये क्या है, ये ट्रेपोनीमिया पैलिडियम। ठीक है, एलिफेंटियासिस ये वुचेरिया, इसके कारण। मधुमेह किस लिए हो जाता है, इंसुलिन की कमी के कारण। ल्यूकीमिया यानी रक्त कैंसर, WBC की अधिकता के कारण। कैंसर ये क्या है, अंकोजीन्स हो जाता है। ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे छात्रों रोग और उसके प्रभावित अंग, किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित, यहां से भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल बनता है। इसको आपको कंजक्टिवाइटिस, जो आंख आ जाती है, जैसे कहते हैं आंख आ गई, तो कंजक्टिवाइटिस यानी आंख को प्रभावित। निमोनिया किसको करता है, फेफड़े को प्रभावित। टाइफाइड किसको करता है, छोटी आंत बड़ी आंत, इनको टाइफाइड आंत को प्रभावित। कोलाइटिस ये छोटी आंत बड़ी आंत दोनों को। आर्थराइटिस ये जोड़ को प्रभावित करता है, कई बार पूछा गया। मेनिंजाइटिस ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये सब जो है, जो मस्तिष्क के ऊपर झिल्ली है, ठीक है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे पायरिया, ये मसूड़ों को, जो दांत को ढीला कर देता है बिल्कुल। ठीक है, जो उसमें से मसूड़ों से ब्लड आता रहता है। स्कर्वी ये मसूड़ों में हो जाता है। पैरालाइसिस ये नाड़ी तंत्र जो होता है वो काम नहीं करता है, सप्लाई। पोलियो ये नाड़ी और हाथ पैर को। रिकेट्स हो गया, ये यकृत को प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, सूखा रोग है। अब इसी तरीके से बात करेंगे कैटरेक्ट, ये आंख को प्रभावित करता है। मोतियाबिंद ये आंख को प्रभावित करता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस। अस्थमा ये फेफड़ा और श्वास नली को। एक्जिमा त्वचा को, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से टीबी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि टीबी जो है ये फेफड़े को प्रभावित करने का काम करती है। इसी तरीके से मिर्गी ये नाड़ी तंत्र को करता है। डायबिटीज, मधुमेह यानी अग्नाशय जो आपका है, ठीक है, पैंक्रियास वो कमजोर हो जाता है। अग्नाशय यानी पैंक्रियास, ये जो दोनों चीजें, कभी कभी पैंक्रियास भी आजकल लिख करके दे देते हैं। ठीक, ग्वाइटर ये आपका गंडमाला यानी घेंघा रोग, ये गले को प्रभावित करता है। ठीक है, ये आपका आ जा जो है। डिप्थीरिया ये गला को प्रभावित करता है। इंसेफेलाइटिस ये मस्तिष्क, ठीक है, और रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस आंख, ये आपको अभी कभी कभी आ जाता है कि ग्वाइटर ये क्या किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो आयोडीन जो समुद्री पदार्थ में पाया जाता है, याद रखिएगा, जो समुद्री नमक है, समुद्र वाले जो फूड है, समुद्री फूड, उसमें आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होती है। अब हम लोग रोग पहचान के परीक्षण, अब यहाँ पर बात करेंगे कि रोगों की पहचान कैसे की जाती है, इस पे हम लोग बात करेंगे।
तो उनके परीक्षण वाइडल टेस्ट, जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, ठीक है, तो किसके माध्यम से हो रहा है, बुखार हो गया, वाइडल टेस्ट के माध्यम। बीसीजी, ठीक है, ये टीबी की पहचान कर देता है। ब्लड टेस्ट डायबिटीज वगैरह के लिए हो गया। एक्सरे टीबी फेफड़े लंग्स के जानने के लिए। एमआरआई ये ब्रेन को चेक करने के लिए, ब्रेन और उस पूरे होल बॉडी को चेक करने के लिए भी एमआरआई होता है। यूरिन टेस्ट ये इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। इलिसा टेस्ट जो एचआईवी को एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे, इलिसा, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा गया, इसको ध्यान रखना है कि एचआईवी के लिए होता है, ठीक है। तो इलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे, ठीक, ये आपका हो गया इलिसा टेस्ट, किसके लिए, एचआईवी के चेक करने के लिए। अब इसी में कुछ टीकाकरण की अगर हम लोग बात करें भाई छात्रों, तो कौन कौन से वैक्सीनेशन है, जैसे चेचक का टीका, ठीक है, जो चेचक हो जाता है वो एडवर्ड जेनर महोदय ने, विश्व का पहला टीका यही बना हुआ था चेचक का, ठीक, ये हो गया। रेबीज का टीका, रेबीपुर जो बना हुआ टीका लुई पास्चर ने बनाया। पोलियो का टीका जॉन सी साल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जो इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है ना, टीका बना हुआ। और जो ओरल पोलियो ड्रॉप है, जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है 24 घंटे में, वो ओरल पोलियो ड्रॉप ये अल्बर्ट साबिन, ठीक है, इसको बनाया था अल्बर्ट साबिन। तो पोलियो का टीका जॉन सी साल और ओरल पोलियो ड्रॉप जो बनाया था अल्बर्ट साबिन महोदय ने। इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों की बात करते हैं, उनकी तकनीक, जैसे स्टेथोस्कोप जिसको आला लोग कहते हैं, ठीक है, जो हार्ट रेट को मेजरमेंट करता है इस तरीके से। तो ये क्या है, रेने थियोफाइल हाइसिंथेलैनिक, रेने थियोफाइल हाइसिंथेलैनिक लानिक महोदय ने स्टेथोस्कोप का किया था। और हृदय का प्रथम सफल प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इनको मैं यहाँ पर बताना उचित समझा। साथ ही साथ में एंटीसेप्टिक सर्जरी ये जोसेफ लिस्टर ने किया था, ठीक है। अब हम लोग कुछ जो जांच तकनीक है, जैसे अभी ऊपर एक नाम आया था एमआरआई, ठीक है, जो मस्तिष्क को करता, साथ साथ में जो संपूर्ण शरीर की आंतरिक जांच उसके लिए। तो एमआरआई इसका फुल फॉर्म आ जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी ये मस्तिष्क की जांच के लिए होता है, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये हृदय की जांच के लिए होता है, ठीक है, आइनथोवेन के द्वारा खोज की। ईओजी इलेक्ट्रो ऑकुलोग्राफी ये आंख की जांच के लिए किया जाता है। इसी तरीके से ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी ये मांसपेशियों की गतिविधियों की जांच के लिए ईएमजी किया जाता है। अब इसी तरीके से कुछ दवाएं हैं जो बहुत, और हार्मोन्स हैं जिनके आविष्कारक कौन खोज किया था, जैसे पेंसिलिन, ठीक है, इसी के आविष्कार ने पूरी मेडिकल की दुनिया को बदल करके रख दिया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग महोदय ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज किया था, पेंसिलिन। अब इसी में आ जाता है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन एफ.जी. बेंटिंग महोदय ने किया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, ठीक है, वो क्या बनाती हैं, बीटा जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन बनाने का काम करती हैं। तो जो आपका पैंक्रियास है भाई छात्रों, ठीक है, और पैंक्रियास में अल्फा, बीटा और गामा इस तरीके से जो रेज हैं, तो इसमें जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो क्या बनाती हैं, पेंसिलिन का, और जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकेगॉन को बनाती है, ठीक है, ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन बनाती हैं अल्फा, और बीटा कोशिकाएं जो है वो आपका क्या बनाती है, पेंसिलिन, ठीक, इंसुलिन, सॉरी इंसुलिन, ध्यान रखिएगा इसको, इंसुलिन का, ठीक है। और एफ.जी. बेंटिंग महोदय ने इसकी खोज की थी। अब यहाँ पर पेंसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक, जो विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक पेंसिलिन, इसी एंटीबायोटिक ने पूरे मेडिकल जगत की दुनिया को बदल दिया। अब हम लोग बात करेंगे क्लोरोफॉर्म की खोज, ये हैरिसन तथा सिम्पसन महोदय ने बनाया था। और जितने सल्फा ड्रग्स हैं इसको डॉकमैन ने बनाया, सल्फा ड्रग्स की खोज किया था। अब इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे अनुवांशिकी और सूक्ष्म विज्ञान, जो जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी इससे, जैसे अनुवांशिकी के जनक, ये क्वेश्चन कई बार ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने, ठीक है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन कि डीएनए मॉडल, ठीक है, डीएनए मॉडल की खोज किसने किया था, सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक ने, डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल, वाटसन और क्रिक। डीएनए संश्लेषण की खोज प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हरविंद खुराना साहब ने डीएनए संश्लेषण किया था। जीवाणुओं की खोज जो बैक्टीरिया है, लीवेनहॉक ने, वायरस की खोज इवानोवस्की ने। ये सब क्वेश्चन आ चुका है
और ये आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, वायरस की भी खोज। ठीक है, क्लोनिंग की बात की जाए तो क्लोनिंग का काम सबसे पहले डॉक्टर इयान विल्मिट महोदय ने डाली नामक भेड़ बनाया हुआ था। ठीक है, और गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं इसकी खोज किया था ग्रेगरी गुडविन पिंकस। ग्रेगरी गुडविन पिंकस महोदय ने गर्भ निरोधक गोलियां खोज की थी। और प्रथम परख नली जो शिशु है, ठीक है, उसकी खोज किसने किया था? डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड पैट्रिक स्टेप्टो। ठीक है, डॉक्टर रॉबर्ट वार्डस और पैट्रिक स्टेप्टो, इन्होंने खोज किया हुआ था, इन दोनों लोगों ने मिलकर के। ठीक है, इसी में विश्व का जो प्रथम परख नली शिशु था, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, ये कौन बना हुआ था? लुइस जॉय ब्राउन। ठीक है, तो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका जन्म हुआ था, और वो लुइस जॉय ब्राउन है, जिनका जन्म 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये काम हुआ, ये सफलता पूर्वक पहली बार आईवीएफ, आईवीएफ बार बार देखते होंगे कि कहीं कहीं पर आईवीएफ लिखा रहता है, उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आईवीएफ यानी इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तकनीक से पहला बच्चा जो जन्म लिया था लुइस जॉय ब्राउन। और भारत की लेकिन जो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी बनी वो कनुप्रिया अग्रवाल थी, जिनको दुर्गा के नाम से फेमस है। ठीक है, तो कनुप्रिया अग्रवाल जिनको दुर्गा के नाम से फेमस है, ये 3 अक्टूबर 1978 को, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बात करेंगे इसी क्रम में कि मानव रोग और उनसे विकार जो उत्पन्न होते हैं, कि ह्यूमन डिजीज और उनसे डिसऑर्डर क्या, जैसे थायराइड ग्रंथि से संबंधित, थायराइड से कमी से क्या हो जाता है? जड़मान होता है, जो क्रेटिसिज्म है। ठीक है, तो क्रेटिनिज्म हो गया, बच्चों में क्रेटिनिज्म हो गया, या घेंगा ग्वाइटर रोग हो गया, मिक्सिडीमिया, तो ये सब जो है थायराइड की कमी हो गई तो क्रेटिनिज्म हो गया, ग्वाइटर हो गया, मिक्सिडीमा हो गया, ये सब बीमारियां हो जाती हैं थायराइड की। इसी तरीके से अगर थायराइड अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? एक्सोफ्लैथेमिक ग्वाइटर, एक्सोफ्लैथेमिक ग्वाइटर, ग्रेप्स रोग हो जाता है और प्लूमर रोग हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। साथ ही साथ में कुछ अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि मलेरिया रोनाल्ड रॉस महोदय ने इसकी खोज की थी, और ये मादा एनाफिलीज मच्छरों से फैलता है। मलेरिया की जो खोज रोनाल्ड रॉस महोदय ने। फाइलेरिया जो फील पांव, हाथी पांव, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है, इसकी भी बात। रक्त समूह की अगर हम लोग बात करें, जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ, ये कार्ल लैंड स्टीनर महोदय ने खोज किया था। टिटनेस, इसके जो टीटी, ठीक है, दो टीके बनते हैं, एक टीटी यानी टिटनेस टेक्साइड और एटीएस यानी एंटी टिटनेस सीरम। ठीक है, इसके टीके लगाए जाते हैं। तो दो प्रकार के टीके हैं, टीटी और एटीएस, टिटनेस के। सांप का जो जहर है कभी वेनम, यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो ये ध्यान रखना कि सांप का जहर क्या होता है? प्रोटीन होता है। और इसके इलाज के लिए एंटी वेनम इंजेक्शन घोड़ों के सीरम से तैयार किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इस तरीके से भाई ह्यूमन डिजीज के बारे में हम लोगों ने बात कर दिया। थोड़ा सा केवल इतना पार्ट रह गया है आपका पादप रोग, इसको भी इसी समय फाइनल कर लेते हैं। पादप रोग की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट डिजीज, इसमें भी कवक से होने वाले रोगों की सबसे पहले हम बात करेंगे। फंगल डिजीज, जैसे आलू की पछेती अंगमारी देखते होंगे, जो इस तरीके से उसका झुलस जाता है, तो वो पछेती अंगमारी। ठीक है, लेट ब्लाइट, ठीक है, ये क्या होता है? पाइटोपैथोरा इन्फेक्टन्स, ठीक है, इन्फेस्टेंस, ये कवक है उसके द्वारा। गन्ने का लाल विगलन, तो आप लोग रेड रॉस किसमें होता है? केवल आ जाता है रेड रॉड। ठीक है, रेड रॉड जो गन्ने के अंदर में लाल हो, तो गन्ने का लाल विगलन, ठीक है, ये याद रखना है, वो गन्ने में। तो लाल, ज्यादातर अभी आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा रहा कि लाल विगलन विगलन किसमें, रेड रॉस किसमें हो जाता? गन्ने में। पछेती अंगमारी किसमें होता? आलू में। काला किट्टू गेहूं में। इसी में टिक्का रोग, ये मूंगफली में। यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके जो कवक हैं उनके नाम नहीं पूछे गए, जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही पूछा गया कि टिक्का रोग किसमें? मूंगफली में। काला किट्टू गेहूं में, लाल विगलन गन्ने में, पछेती अंगमारी आलू में। ये आपको याद रखना है, या पूछ लेना कि ये किसके कारण, कि आलू में पछेती अंगमारी किसके कारण होता है? कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, ऐसा करके पूछ ले तो कवक द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि धान का ब्लाइट, तो ये जीवाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, धान का जो ब्लाइट है। और नींबू में जो कैंकर रोग, ठीक है, तो ये पहले ब्लाइट किसमें होता? धान में। कैंकर किसमें होता? नींबू में, लेकिन किस तरह? बैक्टीरियल है। ठीक है, तो बैक्टीरियल।
इसी तरीके से वायरल डिजीज की अगर हम बात करें तो मोजैक, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि मोजैक रोग टीएमबी, ठीक है, ये किसमें होता है, तंबाकू में। और बंची टॉप रोग यानी गुच्छित चूड़ा रोग इसमें होता है, ये केले में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये आप तैयार करके रखिए। तो ठीक है छात्रों, इस तरीके से ये आपको बहुत ही कम समय में और बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके मैंने आपको दिया। 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा। अगर इतना तैयार करके रखते हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट चलते रहते हैं उसके माध्यम से भी हम तमाम क्वेश्चनों को कराते रहते हैं। अगर इतना आप करते हैं, यहाँ से अगर आप तैयार रहते हैं तो नो डाउट आप मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा और आप हमेशा यहाँ से क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि देखिए ये हॉट केक है, यहाँ से क्वेश्चन कट नहीं सकता, आना ही आना है। तो आप इसको सही करिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।